किसी भी देश का संविधान आप जानते हैं, वो सिर्फ कानून की एक किताब नहीं होती। वो तो उस देश की आत्मा होती है, उसकी पहचान होती है। और आज हम भारत के संविधान के बनने की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। ये कहानी है 3 साल तक चली उन जबरदस्त, उन तीखी बहसों की, जिन्होंने सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बनाया बल्कि एक पूरे राष्ट्र का भविष्य गढ़ दिया। जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द आज भी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये उस आज़ादी की सुबह में उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण थे। पर एक मिनट रुककर सोचिए, यह आज़ादी असल में थी क्या? इसके मायने क्या होने वाले थे? इन सवालों का जवाब ढूंढना आसान बिल्कुल नहीं था। ये रास्ता बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल चुनौतियों से भरा हुआ था। तो चलिए आज समझते हैं कि उन चुनौतियों का सामना किया कैसे गया। देखिए, इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हम 3 सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल बहसों पर फोकस करेंगे। ये वो बहसें हैं जिन्होंने भारत के संविधान की नींव रखी। पहला, देश को एक साथ कैसे रखा जाए। दूसरा, यहाँ के नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। और तीसरा, वो कौन सी एक भाषा होगी जो पूरे देश को जोड़ेगी। तो सबसे पहला और शायद सबसे डरावना सवाल जो संविधान बनाने वालों के सामने था, वो था देश की एकता का। सोचे, एक ऐसा देश जो बंटवारे के जख्मों से अभी अभी गुजरा है, जो इतना विशाल है, इतनी विविधताओं से भरा है, उसे बिखरने से कैसे बचाया जाए। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए जिसमें संविधान सभा काम कर रही थी। देश ने अभी अभी बंटवारे का वो भयानक मंजर देखा था, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गईं। चारों तरफ, सचमुच चारों तरफ हिंसा थी, डर था, अनिश्चितता थी। और इसी सब के बीच 500 से भी ज्यादा रियासतें थी जिन्हें भारत में शामिल करने की एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे में देश को एक रखना ही सबसे पहली, सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और इसी माहौल से, इसी डर से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ। सवाल ये कि असली ताकत किसके हाथ में होनी चाहिए। क्या सारी पावर दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के पास हो, या फिर ताकत अलग अलग राज्यों में बांट दी जाए। ये बहस, याद रखिए, सिर्फ सत्ता के बंटवारे की नहीं थी। ये तो भारत के भविष्य का पूरा ढांचा तय करने वाली थी। अब यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग सोच आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ नेहरू और अंबेडकर जैसे बड़े नेता थे। उनका मानना था कि भाई, अगर देश में शांति लानी है, उसे दोबारा टूटने से बचाना है, तो एक मजबूत, एक पावरफुल केंद्र सरकार का होना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ के संथानम जैसे सदस्यों को एक और डर सता रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर केंद्र जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो गया तो वो राज्यों की पहचान ही खत्म कर देगा और राज्य सिर्फ नाम की सरकारें बनकर रह जाएंगे, उनका विकास रुक जाएगा। ठीक है, तो देश का ढांचा कैसा होगा, इस पर बहस चल ही रही थी कि अगला और शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल सवाल सामने आ खड़ा हुआ। इस नए देश में हम नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, और सबसे जरूरी, समाज के सबसे कमजोर, सदियों से दबे कुचले लोगों के हितों की रक्षा आखिर की कैसे जाएगी। यहाँ पर बी पोकर बहादुर जैसे नेताओं ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचिका की बात उठाई। अब ये क्या था? ये अंग्रेजों के समय की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसी एक समुदाय के लोग सिर्फ अपने ही समुदाय के उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। बहादुर साहब का तर्क ये था कि इसके बिना जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर मुसलमान, उनकी आवाज सरकार तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन इस विचार के बिल्कुल खिलाफ खड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया और इसे एक जहर कह दिया। उन्होंने कहा कि यही वो जहर है जिसने देश के समाज को बांटा और आखिरकार देश के बंटवारे की वजह बना। पटेल का साफ मानना था कि अगर हम एक मजबूत और एकजुट भारत बनाना है तो इस बंटवारे वाली सोच को जड़ से उखाड़ फेंकना ही होगा। पर यह बहस सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों तक ही नहीं रुकी। एनजी रंगा जैसे किसान नेता ने एक बिल्कुल नया नजरिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि रुकिए, असली अल्पसंख्यक तो इस देश के गरीब हैं, किसान हैं, दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज तो सदियों से किसी ने सुनी ही नहीं। और इसी भावना को शायद सबसे असरदार तरीके से आवाज दी आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने। उनकी ये अपील सुनिए, कितनी भावुक है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके लोगों से उनकी जमीनें, उनके जंगल सब छीन लिए गए और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें आज़ाद भारत से न्याय और एक नई शुरुआत की पूरी उम्मीद थी। तो आखिरकार एक रास्ता निकाला गया, एक बहुत ही समझदारी भरा समझौता हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को तो पूरी तरह खत्म कर दिया गया ताकि देश को और ना बांटा जाए, लेकिन साथ ही समाज की सबसे बड़ी बुराई, छुआछूत, उसे कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया। और ये पक्का करने के लिए कि दलितों और आदिवासियों को विकास में बराबर का हक मिले, उनके लिए सरकारी नौकरियों और विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था की गई। और अब हम आते हैं उस तीसरी बहस पर जो शायद सबसे ज्यादा भावनात्मक, सबसे ज्यादा विस्फोटक थी। सवाल बहुत सीधा था पर जवाब बहुत मुश्किल। आजाद भारत की भाषा क्या होगी?
कौन सी वो एक भाषा होगी जो करोड़ों भारतीयों को एक धागे में पिरोएगी? महात्मा गांधी का एक सपना था, हिंदुस्तानी का। ये असल में हिंदी और उर्दू का एक मिला-जुला बहुत खूबसूरत रूप थी, जिसे उत्तर भारत में ज्यादातर लोग आसानी से बोलते और समझते थे। गांधी जी को लगता था कि यही वो भाषा है जो हिंदू, मुसलमान, उत्तर दक्षिण सबको एक साथ ला सकती है और पूरे देश की संपर्क भाषा बन सकती है। लेकिन कुछ लोग हिंदी को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक थे। आरवी धुलेकर ने तो सभा में यहाँ तक कह दिया कि जिसे हिंदुस्तानी नहीं आती उसे इस सभा का सदस्य होने का कोई हक नहीं है, उसे चले जाना चाहिए। जाहिर है उनके इस बयान ने सभा में हंगामा खड़ा कर दिया। अब भाषा का सवाल सिर्फ भाषा का नहीं, बल्कि सम्मान और पहचान का सवाल बन गया था। इस आक्रामकता का जवाब दक्षिण भारत से आया। श्रीमती जी दुर्गाबाई ने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये जो हिंदी को थोपने की कोशिश हो रही है, ये हमारी अपनी भाषाओं, हमारी संस्कृति पर सीधा हमला है। इससे दक्षिण के लोगों में एक डर बैठ गया है कि उनकी पहचान खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब इस गहरे मतभेद को सुलझाने के लिए फिर से एक बीच का रास्ता निकाला गया, जिसे लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं। इसमें 3 बातें तय हुई। पहली, हिंदी देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। दूसरी, सरकारी कामकाज के लिए अगले 15 सालों तक अंग्रेजी का इस्तेमाल भी जारी रहेगा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, राज्यों को अपना काम अपनी क्षेत्रीय भाषा में करने की पूरी आज़ादी दी गई। तो इन सभी तूफानी बहसों, असहमतियों और समझौतों से आखिरकार निकलकर क्या आया? इन तर्कों की आग में तपकर कुछ ऐसे शानदार सिद्धांत बने जिन्होंने आज के आधुनिक भारत की नींव रखी। इनमें सबसे क्रांतिकारी, सबसे बड़ा विचार था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज का। इसका मतलब बहुत सीधा था, हर एक वयस्क भारतीय को वोट देने का अधिकार मिलेगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर एक वोट बराबर। ये उस वक्त के लिए एक इतना बड़ा और साहसी कदम था कि इसे पूरी तरह अपनाने में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अमीर देशों को भी सदियां लग गई थी। और इन सब का नतीजा था हमारा संविधान। एक ऐसा संविधान जिसने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। एक ऐसा देश जो अपने हर एक नागरिक को बराबरी, न्याय और मौलिक अधिकारों की पूरी गारंटी देता है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है दोस्तों, ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों का प्रतिबिंब है। हमारा संविधान, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने समय की उपज था। लेकिन ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है कि उस दौर में हुई वो बहसें, वो तर्क वितर्क और वो समझौते आज के भारत की राजनीति और समाज को किस तरह से कितना प्रभावित कर रहे हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।